So this morning we have to continue with the final step of rDNA production, where so-called the rDNA obtained by genetic engineering work is happened to make to enter into the host. Now there are various methodology are available in the option. While talking about transformation, it's a natural uptake of naked DNA by any bacterial cell. यानी दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ है ना कोइंसिडेंटल मेथड ऑफ रिकॉम्बिनेशन अमंग बैक्टीरिया अमंग लैक्स ऑफ बैक्टीरिया कोई एक बैक्टीरिया जो है ये शो कर सकता है एबिलिटी बाय नेचर बट इनसाइड द लेबोरेटरी सपोज वी हैव चूजन द होस्ट with all its ideal features but still it is deprived of intake of the DNA. The reason is being encapsulated बाहर surface charge negative है and so called जो कि आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में देखा suppose this is the rDNA we want to make to introduce. कोई एक तो नहीं ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं मीडियम में but they themselves are negatively charged. DNA is negatively charged. तो ये अपटेक के लिए तैयार है लेकिन एक रिपल्शन फोर्स काम करेगा hence it is little bit incompetent to uptake the DNA. यानी वही ट्रांसफॉर्मेशन जो लाखों में कोई एक बैक्टीरिया करता है हम उस फ्रीक्वेंसी को लेबोरेटरी में गिवन पेट्री डिश में मौजूद एक कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया जिसमें करीब 1500 कुछ तो बैक्टीरियल सेल्स होंगे तो हम चाहेंगे कि 1000 में से 200-300 भी अगर अपटेक कर ले जबकि ये होने के चांसेस नेचुरल वे में तो बहुत कम है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट. So host competence involve all those methodology where we give a physical chemical treatment to the host cell so that the frequency of that natural uptake of naked DNA increases many times. तो point to be noted तो उसका surface negatively charge ये भी है तो ये डिस्ट्रैक्ट होगा और थोड़ा बहुत भी आसपास मौजूद है तो इनके पोर साइज बहुत छोटे होते हैं जिनसे एंटर ना कर पाए तो रिजल्टेंट नेचर में वो कंडीशन बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट जनरेट होता है कि डीएनए किसी तरह से अट्रैक्ट होके पहुंचे पोर साइज थोड़ा सा एलॉबरेट रहे और अंदर एंटर कर गया दैट्स मैकेनिज्म इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन. लेकिन इसी घटना को हम अगर एक केमिकल ट्रीटमेंट दे बाय ट्रीटिंग द बैक्टीरियल कल्चर विद कैल्शियम क्लोराइड तो रिजल्टेंट बैक्टीरियल सेल के ऊपर कैल्शियम आयन सराउंडिंग में आएगा तो इसके वजह से एक अट्रैक्टिव फोर्स सारे डीएनए नेकेड मॉलिक्यूल्स जो है बहुत नजदीक रहेंगे एंड फॉलोड बाय दैट इफ वी गिव अ हीट शॉक ट्रीटमेंट फिजिकली हीट शॉक एट 42 डिग्री सेल्सियस पर मिनट एक मिनट के लिए हम 42 डिग्री सेल्सियस पे उसको गर्म करें फॉलोड बाय एक्सपोजर टू कोल्ड ट्रीटमेंट एक्सपोजर टू कोल्ड ट्रीटमेंट तो अगले एक मिनट के लिए ना पर मिनट ऐसा 6-7 बार 5-6 बार कम से कम करते हैं तो जिसकी वजह से उनके पोर साइज इंक्रीज हो जाते हैं एंड सो कॉल्ड वो डीएनए मॉलिक्यूल्स एंटर कर जाते हैं इनसाइड द दिस इज द वे वी मेक दैट ट्रांसफॉर्मेशन हैपन टू अकर इन वेरी लार्ज फ्रीक्वेंसी जो नेचर में अपने आप होने के चांसेस कम थे एंड दिस मेथोडोलॉजी इज ऑल्सो मेकिंग द होस्ट टू बी कॉम्पिटेंट टू अपटेक द डीएनए टू अपटेक द नेकेड डीएनए.
तो ये तो हम बैक्टीरियल सेल्स के लिए करते हैं। और जैसा कि आप शुरू से जानते हैं कि अगर 1000 में से 200-300 ने भी उसको अडॉप्ट कर लिया, वो ट्रांसफॉर्मेंट्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? और बाकी सब नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, तो वो तो हम सेलेक्ट करके उनको अलग कर सकते हैं। क्लियर? तो ये था बैक्टीरियल सेल के बारे में। सेम प्रोसीजर बट द टर्मिनोलॉजी इज यूज्ड कॉल्ड ट्रांसफेक्शन। क्या कहते हैं उसको? ट्रांसफेक्शन में क्या होगा? So called, the host will be either animal cell or a bacterial cell, but this time they are being conditionally attacked by viruses. So you prominently know कि what are those group of viruses. Animal cell होगा तो retroviruses होंगे, bacteria होगा तो bacteriophages. तो उनमें एक नेचुरल एबिलिटी है इन्फेक्शन करने का, अटैच करके अपने डीएनए को अंदर इंसर्ट करने की एबिलिटी इनमें है। लेकिन दिस टाइम द सो कॉल्ड वायरसेस आर नॉट गोइंग टू क्रिएट एन एनोमली। अंदर जाके वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे, एल्स again they will do the act of entering that DNA molecule, but this time the DNA will be a transgene। ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, इसलिए हम उस इन्फेक्टिव एक्टिविटी को नाम देते हैं ट्रांसफेक्शन, क्योंकि लेबोरेटरी में उसको परफॉर्म किया जा रहा है सो एज टू इंट्रोड्यूस द डिजायर एफडीएनए, है ना, विद द वेक्टर। तो ट्रांसफेक्शन सिर्फ शब्द आपको याद रखना है, कल ऑप्शंस में लिखा हो तो दीज आर दी टू मेथोडोलॉजीज। बाकी तीन जो है वेक्टरलेस टेक्निक है और ये वेक्टर मीडिएटेड है। इनमें वेक्टर वायरसेस है और इनमें तो प्लाज्मिड वेक्टर है, लेकिन क्योंकि वो खुद अपने आप में एक डीएनए मॉलिक्यूल है, बस उसको एंटर करने की जो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देने के लिए हम जो ट्रीटमेंट देते हैं, दैट ट्रीटमेंट इज कॉल्ड एज कॉम्पिटेंस। क्या कहते हैं उसको? नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन। अगला है माइक्रो इंजेक्शन एंड gene gun method. What is electroporation? A beam of electrons bombarded on the host cell. A beam of electrons bombarded on the host of cell to generate pores और प्लांट सेल्स ओनली। मतलब ये जो है सिर्फ प्लांट सेल्स पे ही अप्लाई करते हैं ये टेक्निक, नेवर ऑन एनिमल सेल, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन से पंक्चर होके पोर्स बनेंगे, ठीक है, उस प्रेशर को बियर कर लेते हैं सेल वॉल, जबकि एनिमल सेल्स में वो नहीं मौजूद होते हैं। ठीक है ना? सो अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोmbarded ऑन द होस्ट सेल टू जनरेट पोर्स। सिमिलरली माइक्रो इंजेक्शन, इसमें तो सिंपली डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से समझा दे रहे हैं। इन्वर्टेड जूम माइक्रोस्कोप से जो है सो कॉल्ड जिस एनिमल सेल के न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली बीइंग इंजेक्टेड, माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, ये फॉर एनिमल सेल ओनली। And the next method is
अगेन ये टेक्निक भी सिर्फ प्लांट सेल्स के लिए अप्लाई करते हैं. दिस इज द ट्रिगर. ये रहा पिस्टन. दिस सिलिंड्रिकल हॉलो, मतलब अंदर एक ऐसा हॉलो ल्यूमन होगा, ये सिलिंड्रिकल, इसको बैरल कहते हैं. और ये रहा फायरिंग पिन. जिसके टिप पर है ना, इसके टिप पर ऐसे एंकोरेज वाले ऐसे पिंस लगे रहते हैं, जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल स्ट्रक्चर, ऐसे बॉल जैसे. दीज आर बुलेट्स, है ना, स्पेरिकल बुलेट्स, जो कि गोल्ड और टंगस्टन प्लेटेड होते हैं. और उनके ऊपर जो है सो कॉल्ड डीएनए को लोड करके फायर किया जाता है. इसके ऊपर ऐसे डीएनए का एक ऐसा कोटिंग कर देते हैं, है ना. डीएनए सैंपल को उन छोटे छोटे बॉल्स, बुलेट्स पे कोटिंग करके इन पे लोड करते हैं, एंड देन दे आर बीइंग फायर्ड ऑन द टारगेट होस्ट सेल. तो देर आर समटाइम विच कंडीशन हैपन्स कि वी कांट, है ना, हमें वेक्टरलेस तरीका क्यों अपनाना पड़ता है. वी कांट मेक द होस्ट कॉम्पिटेंट, क्योंकि देर इज नो मीन्स कि वो उस जीनोम को अपना हिस्सा बनाए. नेचर में तो प्लांट या एनिमल सेल्स ये एग्जिबिट करते ही नहीं है, तो हमें उसमें डिलिबरेटली अपनी इच्छा से उसमें एंटर कराना पड़ेगा. तो समटाइम्स व्हेन वी कांट मेक द होस्ट कॉम्पिटेंट बाय फिजिकल केमिकल ट्रीटमेंट, देन वी गो फॉर सच वेक्टरलेस ट्रांसफर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स. तो दो प्लांट्स के लिए हो गया, ये एक एनिमल के लिए हो गया, है ना. तो अब ये टर्म्स आपके सामने हैं. अब अकॉर्डिंगली यू हैव टू चूज द ऑप्शन की डेफिनेशन वाइज क्या पूछ लेंगे, एंड देन व्हाट यू हैव टू सेलेक्ट. सो फाइनली द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज मेथोडोलॉजीज, लास्ट क्लास में समझा चुका था कि इस स्टेप के बाद organism of choice will be no more natural, else it becomes heterologous host. तो आज मैं अब आगे चैप्टर एंड पे है. अब मैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन और स्मॉल स्केल अप पायलट प्लांट प्रोजेक्ट क्या होता है, बायोरिएक्टर्स के टाइप्स, उसकी कॉम्पोजिशन, और दो तरह के कल्चर्स किए जाते हैं, बैच और कंटिन्यूस, दोनों में क्या डिफरेंस है, और फाइनली डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. उस पर बात करने से पहले द लास्ट फाइनल टेक्निक लेफ्ट इज विथ पीसीआर. ठीक है, तो अब मैं पीसीआर पहले पढ़ाऊंगा, फिर शुरू करूंगा लार्ज स्केल प्रोडक्शन. और आज मुझे 11:30 तक क्लास लेना है, तो जिसके चलते हुए मैं फर्स्ट हाफ में ये कंप्लीट कर दूं. लास्ट 1 आवर में जो आफ्टर 15 मिनट्स ब्रेक इन बिटवीन, लास्ट आवर में मैं जो है आपको सेकेंड चैप्टर आज हम स्टार्ट कर देंगे, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक. ठीक है, मंडे वो कंप्लीट हो जाएगा. वेडनेसडे आई विल स्टार्ट विद बायोडाइवर्सिटी, मतलब मैं इकोसिस्टम में इकोलॉजी में 3 चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा, ऑर्गेनिज्म, एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंटल इश्यूज. तो इस महीने के एंड तक या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक जो है ये 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद इवोल्यूशन भी खत्म कर दूंगा. आ रहा है समझ में? ठीक है, कुछ ऐसे ड्राई टॉपिक्स है, लेकिन पहले ही पढ़ा के खत्म कर दे रहे हैं, जिससे आपको एक एनफ टाइम मिल जाए पढ़ के याद करने के लिए. ठीक है, फिर देखते हैं क्या यूनिट्स में कंडक्ट करता हूँ. देन आई विल रिबाउंस टू द 11th फिजियोलॉजी, जिसमें नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी कंप्लीट करने के बाद टैक्सोनॉमी, और फिर जो रह जाएगा वो है आपका रिप्रोडक्शन यूनिट. तो जनवरी 20 तक जो है मेरी कोशिश रहेगी वो कंप्लीट हो जाए. फिर आखिरी 1.25 महीने में हम टॉपिक रिप्रोडक्शन यूनिट जो 12th का टॉपिक रह जाएगा बस. तो सब कुछ ठीक रहा. 15 20 जनवरी तक टैक्सोनॉमी और ये सब लेकर मैं कंप्लीट कर दूंगा. ये सबको आ गया समझ में? मैं इतना सा पोर्शन रब कर रहा हूं.
popularly known as people choice reaction. It's an in vitro technique of gene amplification by using variable temperature exposure followed by enzymatic activity. मतलब डेफिनेशन में वो सारी बातें आ गई हैं जो इस प्रोसेस के की फीचर्स हैं. इट्स एन इन विट्रो क्या लेबोरेटरी टेक्निक है और जिसमें एक स्ट्रेच ऑफ डिजायर्ड स्ट्रेच ऑफ डीएनए के बिलियंस ऑफ कॉपीज एम्पलीफाई कर लेना बाय यूजिंग वेरिएबल टेम्परेचर एक्सपोजर फॉलोड बाय एंजाइमेटिक एक्टिविटी. The technique was developed by Carey Mullis, 1985, and the device या machine used is called thermal cycler. Thermal cycler. थर्मल साइक्लर कहते हैं जिस मशीन का इस्तेमाल किया गया था. Requirements. एक रिएक्शन मिक्सचर तैयार किया जाता है ना, रिएक्शन मिक्सचर. और उस रिएक्शन मिक्सचर में सबसे पहले टेम्पलेट डीएनए मौजूद होता है. बफर 2x, मैग्नीशियम आयन एक कोफैक्टर की तरह, प्राइमर्स एक स्पेशल थर्मोस्टेबल एंजाइम टैक पॉलीमरेज और डीएनटीपीज. These are the basic units: ATP, GTP, TTP या CTP. इसका मिक्सचर सब मौजूद होगा उस रिएक्शन मिक्सचर में. अभी बात कर रहा हूं मैं प्राइमर्स और टैक पॉलीमरेज पर बात करेंगे, है ना. So point to be noted coming back, due to its multifaceted and varied application,
किसी भी जीन का कॉपी तैयार कर लेना इस टेक्निक का मेन एम है, ऑब्जेक्टिव है। लेकिन वैसा करने के बाद आज हम उसको किस तरह से एनालाइज करके कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो देर आर वेरियस multifaceted application of this process, the technique PCR, hence it is called people choice reaction. तो आपको चैप्टर सेकंड एप्लीकेशन जहां मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टॉपिक पढ़ेंगे वहां मैं इस बात को साबित करूंगा। फिलहाल एक पूरी तरह इन विट्रो जीन एम्प्लीकेशन तरीका, किसी भी डिजायर्ड सीक्वेंस को हम उसकी बिलियन कॉपीज तैयार कर सकते हैं, और इसका प्रिंसिपल ये है, बेसिकली डेफिनेशन में उसकी प्रिंसिपल मैंने अलग से नहीं लिखा है, क्योंकि इस टेक्निक में एक अलग अलग टेम्परेचर वेरिएशन से गुजरते हुए ये पूरा प्रोसेस एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, तब जाके एम्प्लीफिकेशन अचीव होता है। और ये टेक्निक और उसका पूरा प्रिंसिपल मशीन कैरी मुलिस ने बनाया, और मशीन को एक्चुअली थर्मल साइक्लर कहते हैं, पीसीआर मशीन को। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर को, है ना, एक साइकिल में, एक पर्टिकुलर साइकिल की जो 3 स्टेजेस है, अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के साथ अवेलेबल कराना इस मशीन का खासियत है, उस पर मैं भी बात करूंगा। और फाइनली इसमें इस्तेमाल होते हैं टेम्पलेट डीएनए, इज दी डेफिनेटली ये वो डीएनए है जिसके हमें कॉपी तैयार करना है ना। और बफर होगा ही मैग्नीशियम। प्राइमर्स, तो व्हाट आर प्राइमर्स? नॉलेज क्लाउड। What are primers? Again, they are short oligonucleotide sequence made up of 10 to 25 bases, बेस पेयर्स नहीं, बेसिस, यानी बेसिस लिख देने से सिंगल स्ट्रैंडेड अपीयरेंस आपको इसको कंसिडर करना है। तो दे आर शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मेड अप ऑफ 10 to 25 बेसिस प्रोवाइडिंग अटैचिंग एंड। इसका काम ही है प्रोवाइडिंग अटैचिंग एंड एट 3-OH at 3-OH end during annealing. ड्यूरिंग अनिलिंग, अनिलिंग शब्द का मतलब ही लिटरल मीनिंग ही होता है अनिल। अनिल होना मतलब एक सरफेस ऑफ अटैचमेंट अवेलेबल कराना। तो जो सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड आएगा वो आके अपना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, मतलब, तो उसके लिए प्राइमर्स मौजूद होते हैं आइदर एंड पे। और ये प्राइमर्स हमेशा खुद जो है किस एंड पे अटैच होंगे? 3 एंड पे। किस एंड पे? वो तो डायग्राम में प्रेजेंटेशन बता देंगे आपको। जब 3 एंड पे होंगे तब जाके 3 एंड अवेलेबल होगा OH ग्रुप, क्योंकि इनकमिंग जो क्या बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, उसके पास फॉस्फेट ग्रुप तो है, तो फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल के बीच जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। तो दैट्स द डेफिनेशन ऑफ प्राइमर्स। तो कॉम्पिटिटिव विंडो, सब कुछ पढ़ने के बाद हमेशा मेरा कहना है कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, और उसके लिए RFLP, RAPD, प्राइमर्स, इन सब की एक बात कॉमन है, ऑल आर शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स ही तो हैं। RFLP, RAPD, प्राइमर्स, और लास्ट क्लास आपने देखा था DNA प्रोब। तो इनमें से कौन है डिटेक्टिव DNA मॉलिक्यूल? आंसर होगा DNA प्रोब। कौन है जो PCR के एनिलिंग में इस्तेमाल होता है या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के लिए 3-OH एंड अवेलेबल कराता है? क्वेश्चंस, प्राइमर्स। तो देन एक तो ये सीधा सीधा ऑप्शंस ऐसे टर्म्स दिए होंगे उनका क्वेश्चन, या फिर इनका एब्रीविएशन। एब्रीविएशन भी अपने आप में क्वेश्चन है, मैच द कॉलम। PCR हो गया, एलाइसा हो गया, पेज लास्ट क्लास आपने देखा, पॉलीएक्राइडल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। लेकिन RFLP, इसकी डेफिनेशन क्या है? मतलब प्रोडक्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन। मैं आपको यहाँ क्या बताना चाह रहा हूँ कि जब जब हम किसी टेस्ट ट्यूब में जीनोमिक DNA, है ना, को रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करते हैं तो उसमें जो टुकड़े बनते हैं
ड्यू टू द क्लीविंग एक्टिविटी। अब उन टुकड़ों में से कोई एक होगा हमारा भविष्य का एलियन या डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंस, लेकिन है तो सब टुकड़े फ्रैगमेंट्स ऑफ ड्यू टू व्हाट, किसी भी स्ट्रेच ऑफ डीएनए के वो टुकड़े जो कि रेस्ट्रिक्शन से तैयार हुए हो क्लीविंग एक्टिविटी। तो नाम पड़ा उन टुकड़ों का, उन फ्रैगमेंट्स का, पीसेस का, रेस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। डेफिनेटली जेल में आपने जो बैंड्स देखे डीएनए के, सब आरएफएलपी हैं। सब क्या है? restriction fragmented length polymorphism। वैसे ही व्हाट इज आरएपीडी? प्रोडक्ट ऑफ पीसीआर, प्रोडक्ट ऑफ एक पर्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ डीएनए की जो कॉपीज तैयार होती है, तो है ना, रैपिड एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए, रैपिड एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए फ्रैगमेंट्स जो होते हैं, मतलब फिर से सैंपल के अंदर एक ही डीएनए के बहुत सारी जो बिलियन मल्टीपल कॉपीज होंगे, वो आरएपीडी प्रोडक्ट है, यानी प्रोडक्ट ऑफ पीसीआर। और बाकी तो प्राइमर्स है ना, पीसीआर में इस्तेमाल होने वाले डीएनए प्रोब हाइब्रिडाइजेशन, सदन हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिडाइजेशन। और पीसीआर लिख दिया डेफिनेशन आपके सामने कि उस समय किस स्टेप में इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट इज now it's a thermostable enzyme. It's a thermostable enzyme and tolerate fluctuating temperature range, obtained from Archaebacteria, Thermus aquaticus. Finally, it's a hetelabile enzyme. ठीक है ना, हीट को बर्दाश्त करने वाला, प्रोन है, इट इज सॉरी इम्यून टू हिटेलाबाइल, हीट से उसकी एफिनिटी है ना, टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस को बर्दाश्त करने वाला, फिर भी स्टेबली अपना काम करता हुआ। डेफिनेटली इट्स अ पॉलीमरेज लिखा ही है, तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन डीएनए को रेप्लिकेट करने में हेल्प करेगा। और हैट्सबिन, तो ये तो मोस्ट पॉपुलर पॉलीमरेज है जो कि पीसीआर में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा 2-3 एग्जांपल्स और लिख लीजिए। वेंट पॉलीमरेज, वेंट पॉल, पीएसयू पॉल, पीव्यू पॉल। जैसे मोस्ट पॉपुलर वेक्टर पीबीआर, पीबीआर 322, मोस्ट पॉपुलर प्लाज्मिड जो है नेचुरल वेक्टर टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, वैसे ही मोस्ट पॉपुलर शटल वेक्टर ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड वेक्टर जो होता है। वैसे ही ये सबसे ज्यादा पॉपुलर इस्तेमाल होने वाला, सबसे खास ज्यादातर इस्तेमाल होने वाला लाइगेज एंजाइम T4 डीएनए लाइगेज है ना। लेकिन और भी ऐसे एंजाइम्स हैं जिनमें 3 के नाम मैंने एक्स्ट्रा बता दिए। ऑल आर, मतलब अगर मान के चलिए कल क्वेश्चन आ जाता है इनमें से किसी का नाम और इसके साथ ऑल आर यूज्ड इन पीसीआर।
अब देखिए रिएक्शन मिक्सचर तैयार है माइक्रोपिपेट से। एक ऐसा प्लास्टिक माइक्रो ट्यूब प्लेट्स होते हैं, है ना, ऐसे 100-200 के लेंथ का वो आता है, लेकिन उसमें ठीक है, ये ओपनिंग्स हैं और ये ओपनिंग्स अंदर है ना, 25 ओपनिंग्स आपको दिख रहे हैं 5-5-5 के लेन में। ठीक है, ऐसे प्लेट रहते हैं, इनमें ये सैंपल लोड कर दिया जाता है पूरा, और फिर इसे पीसीआर मशीन में सेट किया जाता है। तो ये ठीक वैसा ही एक्ट है कि घर में बनने वाली, है ना, आपने देखा होगा टेम्पलेट्स आते हैं, कोई भी तरह का चीज बनाते हैं हम लोग, केक्स, कॉन्फेक्शनरी आइटम, इडली बनाते हैं तो उसका साचा आपने देखा ही है, यू हैव टू पोर द बैटर टू टेक दैट शेप, और फिर उसको प्लेट बाय प्लेट रखते हैं। तो वैसे ही एक पीसीआर मशीन आता है, उसको मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। इसका कीपैड बिल्कुल कैलकुलेटर के कीपैड की तरह ही रहता है ना, डिजिटल उससे जो है टेम्परेचर वगैरह सेट करने के लिए, है ना, यहाँ टेम्परेचर रीडर रहता है, सब जो भी है मशीन, और फिर इसमें भी ऐसे डिप्रेशंस बने रहते हैं। ठीक है, तो उस प्लेट को जाके इसमें 25 है उसमें ये भी सेट कर दिया, और डेफिनेटली ये रहा उसका लिड, बंद कर दिया जाता है और फिर टेम्परेचर वगैरह सेट कर दिया जाता है फॉर हाफ एन आवर। सो व्हाट इज द एक्चुअली प्रोसीजर? प्रोसीजर है ना, टाइम अलॉटमेंट 30 मिनट्स, 30 मिनट्स के लिए सेट कर दिया गया है, और 1 पीसीआर साइकिल, ठीक है, कंज्यूम 3 मिनट्स कंज्यूम, एंड conducted in 3 stage, conducted in 3 phase, 3 फेस में कंडक्ट होता है वो। अब यहां से एनसीईआरटी स्टार्ट होता है। फर्स्ट इज डीनेचुरेशन, जो प्रेजेंटेशन एनसीईआरटी में बना है, फॉलोड बाय एनिलिंग, एंड फाइनली पॉलीमराइजेशन, या एक्सटेंशन स्टेज भी कहते हैं। नाउ वन साइकिल, पीसीआर साइकिल कंज्यूमिंग 3 मिनट्स, हाफ एन आवर के लिए 10 साइकिल्स चलेंगे। कितने साइकिल्स चलेंगे? हर एक साइकिल 3 मिनट कंज्यूम करेंगे, 3 फेस में कंडक्ट होता हुआ। और जो मैंने बताया ना, सब सेटिंग किया यहाँ पर, दैट इज कि कितना टेम्परेचर चाहिए एक साइकिल में। तो थर्मल साइक्लर का काम है, फर्स्ट 1 मिनट्स 90 डिग्री फॉर डीनेचुरेशन, 40 डिग्री एंड फॉलोड बाय 70। हर एक मिनट में एक स्टेज अकम्प्लिश होता है। तो एक मिनट के लिए टेम्परेचर सडनली राइज टू 90, मेंटेन फॉर अ मिनट। फिर लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि 90 डिग्री टेम्परेचर को अचीव करने में 30 सेकंड्स गुजर जाएंगे। आ रहा है समझ में? तो दीज आर दी ट्रबल शूटिंग्स, कि हम थ्योरी क्या करते हैं, मतलब एक बात बता रहा हूँ, इट्स नॉट एन इवेल्युएटिंग डिस्कशन, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा या ऐसा आप कोई यहाँ पर वाइवा देने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ
कि हम लोग पढ़ते कैसे हैं और वो एक्चुअली प्रैक्टिकली होता कैसा है। ठीक है, तो ये मशीन अलग अलग साइज शेप के आते हैं। ये तो एक सिंपल सा प्रेजेंटेशन था, मोर और लेस ऐसा होता है। तो उसमें ये रख दिया जाता है सैंपल्स। अब एक में जो है क्या होता है, पूरे रिसर्च लैब में एक ही पीसीआर मशीन एक जगह रखा रहता है। जिसको भी है अलग अलग डिपार्टमेंट्स वाले अपने अपने डीएनए सैंपल एक बार में, भाई कि फलाने 2 बजे जो है उसको आधे एक घंटे के लिए ऑपरेट किया जाएंगे, क्योंकि है ना महंगा मशीन है, हर वक्त ऑपरेट करते रहेंगे तो होगा नहीं। सब अपना अपना सैंपल तैयार रख लेते हैं। तो ये सब एडवांटेजेस है कि जब भी बैठेगा एक बार में सब अपना अपना सैंपल, लिस्टिंग यहाँ टैगिंग कर देते हैं। आ रहा है समझ में? फिर बाद में जब सब हो जाएगा सब उसमें से सक कर करके अपना अपना सैंपल ले जाएंगे। तो काम करने का ये तरीका होता है। तो मैं बात ये कहना चाह रहा था, ये प्रैक्टिकली आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि 1 मिनट में तो 90 डिग्री तुरंत तो नहीं होगा, और 1 मिनट का एक्सपोजर भी चाहिए वो टेम्परेचर का। और शुरुआत कैसे होती है, क्योंकि अभी अभी मैं जो एक कैलकुलेशन बताऊंगा कि पीसीआर can be run with 2 raised to power n cycle. दिस इज फॉर्मूला। 2 raised to डबलिंग होगा ना, कॉपी, एक का दो, दो के चार, ऐसे होंगे। तो n नंबर, सपोज वेयर n इज इक्वल टू 30 साइकिल्स, तो आपने एक बार पीसीआर टाइम अलॉटमेंट सेट कर दिया, लेकिन आधे घंटे में तो 10 साइकिल ही होंगे। चलिए 1.5 घंटे के लिए लगाते हैं पीसीआर, लेकिन प्रैक्टिकली वो 2 घंटे के लिए लगेगा, क्योंकि आप समझ गए हैं कि हर बार पहले 1-2 साइकिल चलने में टेम्परेचर पहुंचने में समय लेगा। यस और नो? एक बार वो आ गया एकदम, फिर एक एक मिनट ही कंज्यूम होगा, फिर टाइम लैप्स नहीं होगा। सबको आ रही मेरी बात समझ में? तो वॉट एवर सो, फिर अगले पल ड्रॉप कर जाना, फिर अगले पल बढ़ जाना। तो उसमें जो भी होगा वो तो मैं डायग्राम से बता रहा हूं। लेकिन व्हाट हैज बीन फाउंड कि सपोज अ डीएनए फ्रैगमेंट हैज बीन टेकन विद n 30 साइकिल्स फॉर 1.5 hour, we get 1 billion copies. How many copies of a DNA strand? But how it's possible? क्योंकि एक एक का एक साइकिल में 2 बनेगा, दूसरे में 3 बनेगा, सॉरी 4, 8, ऐसे करके 10 साइकिल तक आप जाओगे तो कुछ नंबर्स ही बनेंगे। यस और नो? मिलियन कॉपीज कैसे हो सकता है? कुछ आ रहा है समझ में? किसी भी रिफ्रेशर में आप पढ़ोगे, लिटरेचर देखना, लिखा हुआ है, लेकिन हाउ हाउ इट्स पॉसिबल? 1.5 घंटे में या आधे घंटे में 10 साइकिल, 1.5 घंटे में 30 साइकिल्स करके भी कितनी कॉपीज हो सकती हैं? करते जाइए मल्टीप्लाई। ऐसा नहीं है। तो जब शुरू होता है रिएक्शन मिक्सचर में, जो टेम्पलेट ही होता है ना, वो 10,000 प्लस। तो एक साथ एक साइकिल में कितने टेम्पलेट्स खुले? 10,000। 10,000 का 20,000। बोले सर पहली बार 10,000 कॉपीज कहां से ले आए? बाय जीन क्लोनिंग। बाय, we will compare PCR and gene cloning, next level of question from the topic। सबको आ रहा है समझ में? क्योंकि जीन क्लोनिंग में भी हम कॉपी बनाते हैं, लेकिन उसके कुछ तो लिमिटेशंस थे। कॉपी जो है, जो होता है जीन क्लोनिंग में, डिपेंड्स अपॉन दी ओरी साइट एंड इट्स एफिशिएंसी, जो कि नेचुरल में कम है, 50-100, इसलिए तो आर्टिफिशियल पे जाते हैं विथ हाई कॉपी नंबर। देखो अपने आप ऐसा रिवीजन होता है। सबको आ रहा है समझ में? मतलब एक दिन लगता है कि धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हैं, अभी टाइम लग रहा है, लेकिन अगर ध्यान से ढंग से सब पढ़ रखा है, फिर रिवीजन करने में फिर वैसा टाइम कंज्यूम नहीं होना चाहिए। अपने आप कहीं से भी चैप्टर चालू करो, तुम्हें खुद ही रेसिप्रोकेट करना आना चाहिए कि क्या क्या लिंक कैसे क्या हो रहा है। ओके, तो आई एम कमिंग टू दैट डिस्कशन ऑल्सो। लेकिन फिलहाल तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गया? वो जो बिलियन कॉपीज है, वो एक्चुअली टेम्पलेट डीएनए कितने होंगे, और हर इतने ही प्राइमर्स, इतने ही एक्चुअली प्रैक्टिकली उससे ज्यादा प्राइमर्स ऐड कर देते हैं, क्योंकि क्या भरोसा छोटे छोटे सेगमेंट्स अंदर टूट जाए, कुछ भी हो सकता है। थोड़ा ज्यादा ऐड कर देते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा होगा तो वो इंटरफेयर नहीं करेगा। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है, क्योंकि जैसे ही सबके एक मान के चलिए ना, फिर 10,000 के 10,000 भी नहीं खुलेंगे ना। जरूरी थोड़ी है कि जो डीनेचुरेशन टेम्परेचर मिला सबके सब खुल गए। एक एक बात ध्यान रखिए। तो अकॉर्डिंगली तो ये जो फॉर्मूला है ये सही है, और 30 साइकिल्स पे ये स्टेटमेंट भी सही है। बट पॉइंट टू बी नोटेड,
इसमें यहाँ से ऐसे शुरुआत होती है, उतने ही प्राइमर्स होंगे। प्राइमर्स क्या होता है इसका क्वेश्चन आ जाएगा। फिर शुरू होगा ये प्रोसेस, डीनेचुरेशन, अनिलिंग, पॉलीमराइजेशन। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन और थर्मल साइक्लर का कंसेप्ट समझ में आ गया एवरीवन? ठीक है, अब देखिए पहला स्टेप डीनेचुरेशन जो होता है एट दैट टेम्परेचर ऑफ 90 डिग्री। तो जिस एंजाइम की खासियत है कि हर साइकिल में 3 मिनट के शुरू के 2 मिनट तो उससे अपना क्या बोलते हैं वायबल टेम्परेचर नहीं मिलता है, ऑप्टिमम जिस पे वो काम कर सकता है 90, फिर अचानक से ड्रॉप कर जाता है। इस फ्लक्चुएशन को झेलते हुए इतना यूनिक एंजाइम जिसे हम क्या कह रहे हैं, टैग पॉलीमरेज, मतलब थर्मोस्टेबल एंजाइम, जबकि एंजाइम्स आर पीएच एंड टेम्परेचर सेंसिटिव, yes or no, but still it is stable, it doesn't disintegrate, denature, else remain, क्योंकि इसको सबसे हर साइकिल के आखिरी स्टेप में इस्तेमाल होकर 1 मिनट तक काम करना है, तब तक वो स्टेबल रहता है। दिस इज द प्रॉपर्टी। तो डीनेचुरेशन स्टेप की क्या खासियत है कि उसमें मैं देखिए बीचों बीच लिख दे रहा हूं, मेल्टिंग ऑफ डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए नेवर डीनेचर्स, इट इज अ हाईली स्टेबल। वही चैप्टर मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस, उसमें यही तो साबित किया गया है कि कौन है हमारा जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट की न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक कौन सा न्यूक्लिक एसिड, डीएनए की आरएनए, है ना? बट द होल वर्ल्ड वाज आरएनए वर्ल्ड, यस और नो? बट what molecule, क्योंकि डीएनए हैज गॉट सम स्टेबिलिटी, इट हैज गॉट दैट स्ट्रक्चर, जो रेप्लिकेशन मैकेनिज्म, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ, देयर आर मेनी सच एविडेंसेस व्हिच प्रूव्स। उस पूरे चैप्टर के आधे से ज्यादा में तो यही समझाया गया, एम आई राइट और नॉट? और आखिरी आखिरी में एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन। कोई भी टॉपिक स्टार्ट करो, मैं हमेशा कह रहा हूँ ना अपने लेवल पे भी, क्योंकि अगर आपने सीरियसली थोड़ा भी फॉलो अप किया है पढ़ने के तरीके, तो हर चैप्टर में गौर करने वाली बात ये होती है कि कैसे, और लास्ट लास्ट में थोड़े बहुत जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वहां पूरा वो दो चीज समझा दिया गया है, एप्लीकेशन पार्ट रिसर्च वर्ल्ड से। और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में सारे रूल्स, रेगुलेशन, पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस, बेसिक मेंडलिज्म, और उससे डेविएटेड ह्यूमन या किसी भी एनिमल में, उनमें कोई भी कैरेक्टर से जुड़ा हुआ कोई भी इंसिडेंस एंड पैटर्न ऑफ पासिंग ऑफ द कैरेक्टर, चाहे वो सेक्स का डिटर्मिनेशन हो, एनिमल, प्लांट्स, किसी में डिसऑर्डर्स, म्यूटेशन, क्योंकि डिसऑर्डर्स आर द एंड रिजल्ट्स ऑफ म्यूटेशन। तो ह्यूमन कम्युनिटी में व्हाट आर दोस म्यूटेशंस लीडिंग टू प्रोमिनेंट डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल एंड जीन, क्रोमोसोमल एंड जीन। तो वही कह रहे हैं, ये इस तरह से क्लियरिटी और इतने उसके साथ तो तभी आप लास्ट में रेसिप्रोकेट कर सकते हो, अगर पहले से सब कुछ अच्छा पढ़ रखा है तो आखिरी आखिरी में ऐसा फिल्टर करके फटाफट रिवीजन। तो फिर आता हूं मैं बैक अपने टॉपिक पे, इसमें गौर करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे इन पीसीआर व्हाट इज टेक्निक, व्हाट इज गिवन स्टेटमेंट करेक्ट, कि डीनेचुरेशन स्टेप में लिखते डीनेचुरेशन स्टेप है, लेकिन डीएनए का डीनेचुरेशन नहीं होता है, क्या होता है, मेल्टिंग। और मेल्टिंग ऑफ डीएनए कॉजेज ब्रेकेज ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, गलत, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, कौन से बॉन्ड्स, आ रहा है सबको समझ में? लास्ट क्लास मैंने जैसे कहा था ना, लाइगेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स एक्चुअली जुड़ते हैं, जुड़ता तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी है, लेकिन आपको तो एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग वही याद रखना है, वही आंसर होगा, क्योंकि तीन चार अलग अलग ऑप्शन दिए होंगे, तब तो आंसर हाइड्रोजन बॉन्ड्स का ही होगा। समझ में आ रहा है? एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन आज तक आया नहीं है, तो आ सकता है। इस चैप्टर से अभी तक क्या है, जो भी एक दो साल भर में कभी भी क्वेश्चंस आए हैं, उतनी कोई प्रॉमिसिंग क्वेश्चन नहीं आया। एक सिंपल सा जो मैं आपके सामने ये जो कॉम्बिनेशन नहीं बनाते रहता हूँ कि इसका ये मतलब है, ये मैच था, इस तरह के तो आया है क्वेश्चन, सीधा सीधा स्ट्रेट। लेकिन लॉजिकली अगर कोई क्वेश्चन आ गया पूरे चैप्टर में से, तो हर पैराग्राफ में दो चार लाइन आपको ऐसे मिलेंगे जो ध्यान देने वाली बात है, खासकर सिलेक्टेबल मार्कर वाला कंसेप्ट, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ब्लू व्हाइट कॉलोनी में उलझा देंगे, ऐसा हो गया है, तो ध्यान देना पड़ेगा कि किसको क्या इनएक्टिवेट किया गया है, तो ब्लू कॉलोनी आएगा कि व्हाइट कॉलोनी आएगा, तो कौन रिकॉम्बिनेंट है और नॉन रिकॉम्बिनेंट है, एक्स वाई ऐसे टर्म्स यूज करके अटमोस्ट लेवल। ठीक है, तो पहला स्टेप की ये खासियत है। दूसरे स्टेप 5 3 तो जो प्राइमर्स हैं वो हमेशा 3 एंड पे लगेंगे,
आया समझ में? यहां 3 डैश एंड एक्सपोज्ड हुआ और इधर भी 3 डैश एंड, OH OH। क्लियर? आ रहा है सबको समझ में? तो जिससे कि इनकमिंग यानी एक्सटेंशन स्टेज में ये DNTPs आके जुड़ना चालू होते हैं, बाद में ये हटा दिए जाते हैं ट्रीटमेंट देके, है ना? तो एक्चुअल सीक्वेंस कहाँ है? यहां से शुरू हो रहा है, यहाँ के एंड्स फ्री एंड्स रहते हैं, तो वो मार्कर DNA से ये सब तय कर लेते हैं, वो चीजों पे आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप तो मेन बात याद रख लीजिए कि एनीलिंग मींस अवेबिलिटी ऑफ अटैचमेंट एंड 3-OH एंड फॉर द इनकमिंग DNTPs, और फिर शुरू होता है एक्सटेंशन पॉलीमराइजेशन एंड द प्रोसेस गोज ऑन। फिर से वो दो बने, वो उनके जो है 4 टेम्पलेट्स बन जाते हैं, 4 से 8, 8 से 16, डबलिंग चलता रहता है, इसलिए फॉर्मूला है 2n साइकिल्स। तो ये तो था PCR के बारे में। अब PCR डेवलप होने से पहले जो टेक्निक अवेलेबल था वो था जीन क्लोनिंग। So let us compare gene cloning and PCR. इसमें रैपिड जीन एम्प्लीफिकेशन होता है, जबकि इसमें स्लो जीन कॉपिंग। दोनों में सिमिलैरिटी है विद डिफरेंस, मैक्सिमम 1000, यहां बिलियंस, और वो भी बहुत तेजी से। इन आवर्स, एक दिन में 4 घंटे के अंदर PCR एक्टिविटी, सब तैयारी करते हुए 1.5-2 घंटे बफर तैयारी में, जो 2 घंटे मैं कह रहा हूं उसमें 1 घंटा एक्चुअली बफर तैयार करने में लग जाता है, pH मीटर पे सेट करके, और कोई बात नहीं है। तो इन आवर्स, कुल मिला के इन आवर्स में ये प्रोसेस, जबकि इट इन वीक्स, हफ्ते लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इन विट्रो टेक्निक है। कैसा टेक्निक है? इन विट्रो पूरी तरह से। और ये है इन वीवो। ये कैसा है? नो लिविंग बीइंग रिक्वायर्ड। सही बात है, जबकि इसमें बैक्टीरियल सेल्स कल्चर, बैक्टीरियल सेल कल्चर रिक्वायर्ड। सब लोग जरा इसको सुनते हुए लिखे, यहां मैं ऐसे फटाफट लिख दे रहा हूं ऐसे रफ हैंड में। तो इट्स अ रैपिड जीन एम्प्लीफिकेशन टेक्निक, ये एक स्लो जीन कॉपी मैकेनिज्म है। ये आवर्स में यानी वेरी लेस टाइम रिक्वायर्ड, जबकि ये इन वीक्स, भाई कल्चर मेंटेन करना, ट्रांसफर करना और बहुत सारी चीजें तैयारी रहती है। और आप जानते हैं उसमें उसमें तो फिर पूरा वही करना पड़ेगा, आइसोलेशन वो निकाल के फिर करके फिर ही तो कॉपी हो पाएगा, क्योंकि वेक्टर के भरोसे ना, सेल्फ रेप्लिकेशन एबिलिटी, वेक्टर चाहिए, वेक्टर निकाला तो हफ्ता भर ऐसा लग जाता है। इसमें सिर्फ एक ही एंजाइम चाहिए, टैक पॉलीमरेज, जबकि इनमें दोनों एंजाइम चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड लाइगेज। मेन अगर बात करें तो, क्योंकि तभी तो आरडीएनए बनेगा, आरडीएनए बनेगा तभी जीन क्लोनिंग हो पाएगा। चैप्टर हैज बिगन विद 3 पॉइंट्स: RDNA construction, gene cloning and transfer into the host for its maintenance. That's all genetic engineering. तो इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और लाइगेज दोनों चाहिए, इसमें टैक पॉलीमरेज चाहिए, एकमात्र एंजाइम। मोर एफिशिएंट, ये लेस एफिशिएंट है, क्योंकि ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं बिलियन कॉपीज एट अ टाइम, यहां पर 500 to 1000 कॉपीज एट अ टाइम, वो भी आर्टिफिशियल वेक्टर इस्तेमाल करके। नेचुरल तो सिर्फ 50-100 ही बन सकते हैं। तो ये जो कंपैरिजन था, है ना, इसमें अल्टीमेटली कौन सुपर पास कर जाता है, ओवरकम कर जाता है? PCR ओवरकम्स जीन क्लोनिंग, या PCR इज मोर एडवांटेजियस ओवर जीन क्लोनिंग। लेकिन क्वेश्चन आया हुआ जिपमर में कि ऐसा कौन सा एक ऐसा फैक्टर है जिसमें जीन क्लोनिंग इज प्रेफरेबल ओवर PCR? मतलब PCR के सारे
फीचर्स एडवांटेजियस है, बेटर है जीन क्लोनिंग से? यस और नो? अभी तक यही समझ में आया। और एक तो ये तो कैजुअल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन देख के चूज कर लेंगे, ऑल द अबव मेक्स पीसीआर बेटर ओवर जीन क्लोनिंग। लेकिन जस्ट रिवर्स सोचे कि पढ़ के ऑप्शन देख के बताए कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसपे जीन क्लोनिंग इज प्रेफरेबल ओवर पीसीआर। तो वो मैं रेड पेन से अलग से लिख रहा हूं। शॉर्ट डीएनए स्ट्रैंड कैन बी एम्प्लीफाइड, यानी कॉपी जो करने के लिए रेस्ट्रिक्शन है कि पीसीआर में ज्यादा लंबे डीएनए स्ट्रैंड्स की कॉपी नहीं हो सकती। ठीक है ना, एक डेफिनेट लेंथ, शॉर्ट लेंथ, कंपैरेटिवली शॉर्ट लेंथ के डीएनए स्ट्रैंड का ही एम्प्लीफिकेशन हो सकता है, जबकि साइज इज ऑफ नो रेस्ट्रिक्शन। साइज मैटर नहीं करता है, कितना भी बड़ा एफडीएनए हो उसकी कॉपी हो जाएगी, भले कम बनेगा, 50 बनेगा, 100 बनेगा, 1000 बनेगा। द रीजन इज क्योंकि वो एफडीएनए किसके अंदर लाइगेटेड फिक्स रहता है, वेक्टर, सर्कुलर डीएनए, जिससे उसकी स्टेबिलिटी बनती है। क्या बनती है? जबकि यहां पर आपने डायग्राम में देखा, समझा कि ये तो फ्री डीएनए टेम्पलेट्स खुले हैं, तो ज्यादा बड़ा भी होगा तो अंदर कभी कभी जो है वो टूट फूट हो सकती है, कुछ हो सकता है, तो ज्यादा बड़े लेंथ के नहीं कर सकते। तो साइज ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड इज द लिमिटिंग फैक्टर फॉर पीसीआर, एंड हेंस जीन क्लोनिंग इज प्रेफरेबल ओवर पीसीआर इन दैट केस। रादर, बस बाकी इसके अलावा एल्स पीसीआर इज एडवांटेजेस ओवर जीन क्लोनिंग। I do hope these are the utmost pattern question from the topic. ठीक है ना? तो चैप्टर के एंड पार्ट को टच देने से पहले लार्ज स्केल प्रोडक्शन में फाइनली एक थॉरो रिवीजन अगले 10 मिनट में आपके सामने रखना चाहूंगा कि अगर डे 1 से आप कंसिडर करें, चैप्टर हैज स्टार्टेड विद द ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट वाज सिविलाइजेशन, और इंसान जब से होश संभाला, क्योंकि सेकंड चैप्टर भी कुछ ऐसा ही है कि द एवर problem the human community facing from right when it has evolved has get civilized, कि अपने बढ़ते हुए पॉपुलेशन के लिए सबसे पहली सुविधा खाने के सोर्सेस। तो जरूर बायोटेक की भी शुरुआत फूड साइंस की तरह इंसान के सिविलाइजेशन के साथ शुरू हो चुका होगा, और हमेशा हमारा ये क्वेस्ट बना रहा और इन तरह की बातों के साथ। बट प्रेजेंटली हम जिस साइंस और इंडस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं एज अ कोर्स पार्ट, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक, वो अपने आप में एक मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टी फेसिलिटेड सब्जेक्ट है जो सभी को इनवाइट करता है, और वो कहीं ना कहीं प्रूव हो रहा है पूरे एक्सप्लेनेशन में। और अभी अभी हम देखेंगे कि कैसे डिजाइनिंग होती है बायोरिएक्टर को, कैसे कैसे प्लान किया जाता है कि हमें जीएमओ को कैसा एनवायरनमेंट देना है, तो उसके कैलकुलेशंस होते हैं, स्टैटिस्टिक्स होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था, इस तरह से चैप्टर चालू होता है। ओल्ड और मॉडर्न बायोटेक को कंपेयर करने पे एक ही बात सामने आया कि कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स में सिर्फ स्पीसीज के ही अच्छे कैरेक्टर्स फ्लो करके एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे मेंबर में पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग पास हो रहा है, और नया कुछ नहीं कर सकते हम उसमें कुछ और चेंज नहीं ला सकते। जो भी आएगा रिकॉम्बिनेशन से आएगा, थोड़ा बहुत म्यूटेशन, वो भी हेल्पफुल हो गया तो हम इस बैरियर को तोड़ना चाहते थे, और इसके लिए जरूरी था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अल्टीमेट मास्टर मॉलिक्यूल को जाके हैंडल करना विथ विल, एंड दैट्स द साइंस कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। द होल बायोटेक इज बेस्ड ऑन 2 कोर प्रिंसिपल। तो चैप्टर के इन शुरुआती हिस्सों से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ गया कि डिजायरेबल अनडिजायरेबल जीन का क्या कंसेप्ट है, और हमारा डिजायरेबल जीन हमने निकाल भी लिया तो क्या है उसका फेट, व्हाट इज द फेट ऑफ दैट एलियन डीएनए इनटू द सो कॉल्ड ऑर्गेनिज्म ऑफ चॉइस। क्या होस्ट अपने जीनोम में इंटीग्रेट होने देगा? नहीं होने देगा। होने भी देगा तो क्या एक्सप्रेस कराएगा? यस, वी हैव फाउंड द आंसर बाय डिस्कवरिंग वेक्टर्स, क्योंकि नेचर में ऐसा हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, लेकिन उन ऐसे चीजों की घटनाओं का इस्तेमाल करके ही बहुत से बैक्टीरिया अपने ही स्ट्रेन से किलर बन जाते हैं, सेंसिटिव बन जाते हैं, मेनी सच एडिशनल प्रॉपर्टीज। क्योंकि वेक्टर्स की तुम्हें जो जीन्स होते हैं, दे आर नॉन वाइटल जीन्स। कैसे जीन्स होंगे तो एडिशनल कैरेक्टर आएंगे, नहीं होंगे तो ऐसा नहीं कि जिंदगी नहीं जी सकते उनके बिना। ये सब तो थैंक्स टू दोस 2 मेजर डिस्कवरीज, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड वेक्टर्स प्लाज्मिड्स, इनकी वजह से आज हम बायोटेक को खड़ा कर पाए हैं। और होल बायोटेक स्टैंड विथ 2 प्राइम फीचर्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। फाइनली हमने टूल्स, सीधा सीधा टूल्स पाए। एनसीईआरटी तो 2 ही टूल बताता है, क्लोनिंग, वेक्टर, एंजाइम्स। एंजाइम्स में भी 3 तरह के,
अगर एनसीईआरटी की बात करें, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, लाइगेज, लाइजिंग एंजाइम। लेकिन आपको एल्कलाइन फॉस्फेटेस, दूसरे सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स और सब बाकी जो भी बातें बताई आपको, वन ऑफ द टूल हमने एंजाइम्स पहले देखा, या एफडीएनए और होस्ट क्या होता है उसके बारे में आपको पॉइंट्स लिखवाए गए, और एक आइडियल कंडीशंस क्रिएट करने के बाद स्पेशली एंजाइम्स में क्लीविंग एंजाइम्स, एक्सोन्यूक्लियस, एंडो भी दो तरह के, स्पेसिफिक, अनस्पेसिफिक। स्पेसिफिक भी तीन तरह के, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, जिनमें से हमारा टारगेट कौन है? तो मतलब वही हो गया रिवीजन, दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में लिटरेचर आ जाना चाहिए कि टाइप 2 में सिर्फ मैग्नीशियम आयन चाहिए। क्या चाहिए? नो एटीपी एंड अदर थिंग्स रिक्वायर्ड। एक सिंगल यूनिट है तो डी नेचर होके डिसेंबल होने की कोई बात ही नहीं आती है, इसलिए उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, वो ना केवल पहचान करता है बल्कि कट भी करता है। बाकी दोनों सिर्फ पहचान करते, टैगिंग, कट नहीं कर सकते। तो कौन है सही मायने में हमारा केमिकल सीजर, बायोमोलिक्यूल सीजर नाइफ? कौन है? टाइप 2। फिर वेक्टर्स की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, सारी बातें, आइडियल कैरेक्टर स्टेटमेंट्स क्या उस पर लागू होता है, और वाकई में वो खुद दो तरह के फिर अवेलेबल हो गए, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल नेचुरल को कंपेयर करेंगे तो बेहतर आर्टिफिशियल ही निकलेगा, है ना। बट एप्लीकेशन में हम कंट्रोवर्सीज जो पढ़ेंगे जीएम क्रॉप्स और उनसे बनने वाले फूड में, कि इन्हीं सिलेक्टेबल मार्कर जीन की वजह से फ्यूचर में कुछ ऐसे कंडीशंस आएंगे ह्यूमन कम्युनिटी में, बीमारियों का एक अलग से रेंज शुरू होगा और उनका इलाज उस समय हमारे पास नहीं रहेगा, क्योंकि तब तक हो सकता है ये जीन किसी ऐसे बैक्टीरिया में, हमारे ही बॉडी में मौजूद कोलॉन में मौजूद बैक्टीरिया है ना, जो हार्मफुल था और किसी तरह से सर्वाइव कर गया, जहां इम्यून सिस्टम वीक हुआ और वो एक्टिवेट हो गया, उसके पास तो जीन है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, पता चला दवाई काम ही नहीं कर रहा। So these are some ethical issues in near future. So who is going to answer it? Who are the people who are responsible for it? सबको आ रहा है समझ में? तो मतलब पूरा यूनिट सेकंड चैप्टर पे जाके आखिरी में थोड़ी से जो है ना, बोलते ना ब्लैक साइड ऑफ द स्टोरी, हर स्टोरी की अच्छे साइड तो दिख रहा है लेकिन एंड क्या है उसका। सो हेंस कम्स बायो एथिक्स, बायो पेटेंट, बायो वॉर, बायो पायरेसी। सबको आ रहा है समझ में? क्वेश्चन बनाइए ना, मतलब मैं तो कह रहा हूँ टर्म्स बेसिस, ये 4 टर्म्स लिखे हैं, जो भी स्टेटमेंट क्वेश्चन में लिखा होगा यू हैव टू सॉर्ट आउट द डेफिनेशन कि ये स्टेटमेंट किस टर्म को सुटेबल है। कभी कभी होता है क्या, गलतफहमी हो जाती है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि खुद जज नहीं कर पाए, पता चला बायो पायरेसी था, तुम बायो वॉर पे टिक करके आ गए, बोले सर इसमें ऐसा है ना, इसका नुकसान ऐसा हो जाएगा, लेकिन होता है ना दिमाग में हिचाया। फिर एक टर्मिनोलॉजी और आएगा आगे चल के, बायो फोर्टिफिकेशन। क्या आएगा? तो हमेशा से मेरा ट्रेंड रहा है बोलने का, एक्सप्लेन करने का, कि जब कभी भी आप ऐसा कोई टर्म सुनो तो फॉर अ ग्लांस रिकॉल तो करो थ्रू आउट द कोर्स, आपने ऐसे रिलेटेड टर्म्स और कहाँ कहाँ सुने, और सुने तो उनका क्या मीनिंग है, वो किन कंडीशंस पे अप्लाई हो रहा है। एक बन गया ना क्वेश्चन दिमाग में। तो बायो फोर्टिफिकेशन तो अपनी जगह है, ऐसे ही एक दिन हम पढ़ेंगे बायो मैग्निफिकेशन। आ रहा है सबको समझ में? फिर ऐसा ही एक टर्म है बायो प्रोस्पेक्टिंग, बायो प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है। फिर ऐसा ही है बायोलुमिनेसेंस, बायो it's a biological phenomenon of producing cold light from an animal body, find in animal kingdom in lower groups. Bioprospecting related to sustainable development, यानी पूरे नेचर की बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना फॉर नियर प्रेजेंट एंड फ्यूचर, उस अप्रोच के साथ नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना, यूज करते रहना विदाउट कॉजिंग हार्म टू द नेचर इज कॉल्ड बायो प्रोस्पेक्टिंग। Biomagnification, it's a simple pollution act, it's a, है ना, with the pesticides in the given ecosystem among the trophic level, yes or no? क्योंकि पेस्टिसाइड्स का हायर ट्रॉपिक लेवल पे एक्यूमुलेट होना ही बायो मैग्निफिकेशन, और उसके जो भी हार्मफुल इम्पैक्ट्स हैं। एग्जाम्पल, फोर्टिफिकेशन शब्द का मतलब होता है न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स लेना। क्या लेना? नॉर्मल नेचुरल डाइट लेने के अलावा इफ अ पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग सम डेफिशिएंसी इन द बॉडी व्हिच कुड बी सप्लीमेंटेड बाय टेकिंग सम सप्लीमेंट फूड, ठीक है, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, विटामिन के कैप्सूल्स लेना, दीज आर फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफाइड फूड्स। क्या कहते हैं? दिन में आपने कुछ और चीजें कम ली नेचुरल, बाकी इस तरह से एक्सटर्नल सोर्स है ना, केला तो नहीं खा रहे लेकिन बनाना शेक पी रहे हैं, वो भी
बनाया हुआ फ्लेवर्ड, है ना? अरे आ रहा है समझ में? दुनिया चेंज हो गई है। पहले लोग इंसान को रखते थे कि घर में कुत्ता ना अंदर एंटर कर जाए, अब लोग कुत्ते रखते हैं कि कोई घर में ना आ जाए। तो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना? इफ यू क्लोजली विजुअलाइज और कीन ऑब्जर्वेशन में देखेंगे, द सोसाइटी हैज चेंज इन दैट मैनर। तो फोर्टिफाइड फूड्स, फोर्टिफिकेशन शब्द का क्या मतलब होता है ना? कि जैसे फोर्टिफाइड फूड्स में क्या होता है, प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स जो होते हैं, यानी जैसे आप देखिएगा, कभी अब मार्केट में जाके आप किसी भी ऐसे डेयरी पार्लर के सामने जाके कोई भी ऑर्डर करें आप, दही, सादा दही, मीठा दही, सादा दही, तो देखिएगा उसमें नीचे प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें सम पीपल जैसे कहते हैं ना, पेट स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो दही खाया जाता था अर्लियर, ट्रेडिशनल टेक्निक। क्यों? क्योंकि अगर कमजोर है इंटेस्टाइन डाइजेशन में या कुछ, उसका कारण क्या है कि जो हेल्पफुल माइक्रोफ्लोरा है वो नेचुरली अंदर नहीं है मौजूद या कम है, और उनके वजह से एब्जॉर्प्शन और बहुत सारी चीजें नहीं हो पा रही ढंग से। सबको आ रहा है समझ में? हार्मफुल बैक्टीरिया ज्यादा वहां पर डोमिनेंट है, और उनके वजह से फर्मेंटेशन से जो गैस बनता है वो एब्जॉर्ब होकर बॉडी को तकलीफ पहुंचाता है, इंडाइजेशन क्रिएट करता है। तो दही लेने पे, दही चावल खा लेते थे। आज अगर किसी का, अगर किसी तरह का ऐसे मोशन रिलेटेड इंडाइजेशन हो, अगर दही चावल खाने को कहेंगे तो अचानक कहेंगे व्हाट इज दिस, है ना, फुलिश एक्ट, है ना, जल्दी से कोई दवाई टैबलेट ढूंढेंगे। लेकिन एक नेचुरल तरीका था वो। लेकिन वही चीज आज खाने के थ्रू, तो कमर्शियली जो दही बन रहा है उसमें वही लैक्टोबैसिलस के दो चार स्पीसीज, सैक्रोमाइसी, है ना, बोर्डी बैक्टीरिया है बोर्डिली, उसको जो है उसमें ऐड कर दिया जाता है, जो हमारा नेचुरल माइक्रोफ्लोरा इंटेस्टाइन का। तो इस तरह के एक्ट को फोर्टिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? और बायोफोर्टिफिकेशन मतलब यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी एंड ऑल दीज प्रिंसिपल्स एंड टेक्नोलॉजी टू एनरिच एंड अपलिफ्ट द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ सम डे टू डे लाइफ, जो भी हमारे स्टेपल फूड्स हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, दुनिया के ऐसे कोने जहां पर खाने की कमी है, स्टारवेशन है ना, खाना मतलब कम मिलता, और मिलता भी है तो स्टेपल फूड पे सब जिंदा है, कुछ नहीं खा रहे, सिर्फ चावल ही चावल खाया जा रहे हैं नमक और पानी के साथ। हाँ, देयर आर मेनी सच एरियाज। आप जितने भी अफ्रीका के लो बेल्ट एरियाज में चले जाइए, आपको वहां वही दिखेगा। सोमालिया इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल, जहां पर आपको स्टार्व करते हुए लोग ऐसे जमीन पे मरे पड़े हुए हैं, एंड ऑल गिद्ध चील्स घूम ही रहे हैं कि बस वो डेथ हो और उसको नोच के खाएं। यू कैन हैव दो सीन्स ओवर देयर। तो यहाँ आप चले जाइए, साउथ में चले जाइए, है ना, मेनी पीपल दे स्पेंड देयर थ्रू आउट द डे 24 आवर्स, सुबह भी उठ के वो चावल ही खाते हैं, नाश्ता भी चावल, लंच भी चावल, और रात को भी चावल खा रहे हैं, है ना। जो लो इनकम ग्रुप है, लेबर क्लास है ना, बेगर्स एंड लेबर क्लास, क्योंकि दे कांट अफोर्ड। तो व्हाट इज द साइंस बिहाइंड कि क्यों ना, हम जानते हैं राइस इज अ सोर्स ऑफ व्हाट, राइस इज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इट कुड नेवर बी एवर सोर्स ऑफ विटामिन, बट गोल्डन राइस, है ना, है ना, गोल्डन राइस, है ना, सेला राइस बोलते हैं उसको, मार्केट में उसका ब्रांड नेम है, बट गोल्डन राइस जो है, इट्स अ सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो कैसे बायोसिंथेटिक, वही जेनेटिक इंजीनियरिंग से एक किसी भी प्लांट के फिनोटाइप में एग्जिस्टिंग बायोसिंथेटिक पाथवे को और मॉडिफाई कर दिया कि कुछ नया प्रोडक्ट बनाए। भाई कार्बोहाइड्रेट तो बना ही लेता है, लेकिन विटामिन बनाने की एबिलिटी तो उसमें कोई जीन ऐसा था नहीं, लेकिन हमने उसको इंड्यूस कर दिया बाय एबिलिटी टू मेक विटामिन ए। तो अब उस चावल को खाने से ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और भी बनाए गए हैं, नॉट ओनली विटामिन ए। तो मेरा कहने का मतलब है, दिस एक्ट, दिस लॉजिक, दिस प्रिंसिपल ऑफ uplifting the nutritional enrichment of any such food product is called biofortification। तो पढ़ाना तो इस चैप्टर, जिस टॉपिक को मैं डिस्कस कर रहा था, ये टर्म था, लेकिन और भी ऐसे टर्म्स। हो गया रिवीजन? तो डे वन जब से सेशन स्टार्ट हुआ है, मैंने काफी बार इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन दिए, और मैंने आपको कहा भी है कि आपको खुद फॉलो करना है थोड़ा सा बैठ के, कि पढ़ते पढ़ते, कौन से चैप्टर में पढ़ते पढ़ते किसी और चैप्टर का 10-20%, अरे 5% भी कोई पॉइंट कोरिलेट होके या वहीं के वहीं रिवाइज हो जाना चाहिए, जिस तब तो जाके तुम्हें एक एट द एंड ऑफ द डे आप अपने आप को मेंटली एसेस सेटिस्फाई कर पाओगे कि हाँ टाइम मैनेज हो जाएगा। अगर ये 2 चैप्टर पढ़ते हैं तो तीसरा ये चैप्टर भी कवर हो रहा है हमारा 30% 40%। जब उस चैप्टर पे जब पहुंचोगे तो दोबारा उतना टाइम ना देना पड़े, फिर उसमें मेन बातें पढ़ के बाहर निकल के आ जाओ। सबको मेरी बात आ रही है समझ में? एवरीवन?
और इस चैप्टर का मेन जिस्ट था एंटीबायोटिक सेंसिटिव स्क्रीनिंग मेथड। जिसको स्क्रीनिंग मेथड समझ में आ गया उससे सारे टूल्स की प्रॉपर्टीज क्लियर है। टेक्निक्स पे आ जाओ, जिसे जेल इलेक्ट्रोस पीसीआर क्लियर है तो बाकी सब तो सब उसके एडिशनल टेक्निक्स है चीजों को अवेलेबल कराना, डीएनए आइसोलेट करना, रिस्ट्रिक्शन, लाइगेशन। मेन है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और पीसीआर। अभी किसी को कोई डाउट? क्लियर? लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ये तो मैंने हेडिंग दिया है लेकिन बेसिकली फॉरेन जीन प्रोडक्ट एक्सट्रैक्शन। एनसीईआरटी में हेडिंग दिया हुआ है पैराग्राफ का, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। सो वंस the R&D has done its work, then so-called such a biotech industry, it has got another unit, that is production unit। और प्रोडक्शन यूनिट में एक पायलट प्लांट होता है, यानी एन एरिया टू conduct a small scale up activity, क्योंकि सो कॉल्ड आरएनडी से मदर कल्चर आ चुका है ऑर्गेनिज्म का, जिसे अब टू बी सब्जेक्टेड टू द फीडर लार्ज साइज वेजल फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन, वो तो ठीक है अपनी जगह, बट द एम इज उसको करने से पहले अगेन द नेक्स्ट प्रोडक्शन टीम है ना, उनके कुछ लोग स्पेसिफाइड जो टेक्नीशियंस हैं वो क्या करते हैं, एक छोटी सी ऐसी जगह पायलट प्लांट एरिया कहते हैं उसे, एन एरिया टू कंडक्ट अ स्मॉल स्केल अप एक्टिविटी इन विच a flask culture of the heterologous host being subjected to some conditions so as to determine following parameters of growth। ठीक है, व्हाट इज पायलट प्लांट? पायलट प्लांट इज एन एरिया टू कंडक्ट अ स्मॉल स्केल अप एक्टिविटी इन विच एक फ्लास्क कल्चर तैयार किया जाता है ऑफ द हेट्रोलोगस होस्ट बीइंग सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, और उन कंडीशंस से गुजरने के बाद कुछ पैरामीटर्स, जैसे कहते हैं ना इसे हिंदी में मापदंड, पता तो चले कि मतलब आगे चल के हम और क्या क्या हमें अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि दैट हैज टू बी कंडक्टेड एट लार्ज स्केल। उसको एक छोटे स्तर पे करके सारे पैरामीटर्स जान लेते हैं। एंड व्हाट दोस पैरामीटर्स आर, दे आर सिंपली pH, temperature, pressure, aeration, है ना, composition of growth medium,
सारी बातें पता चल जाएगा कि 1 लीटर फ्लास्क कल्चर में सो कॉल्ड हेट्रोलोगस होस्ट ने अपनी एक्टिविटी करते हुए कितना मीडियम कंज्यूम किया, किस किस कॉम्पोजिशन से उसको हमने तैयार किया के दिया, तो उसके बाद उसको टेस्ट लगाते उसमें क्या रह गया और कितना रह गया है, तो किस चीज़ को कम ऐड करना है, किसको थोड़ा ज़्यादा ऐड कर देना है, क्योंकि ये ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो बड़े लेवल पे जाएंगे, तो बहुत सारी बातें हैं उसमें। मतलब ये बात मैं आपको बहुत प्रिसाइसली उस बात को रखना चाह रहा हूँ सामने। और इस दौरान डेफिनेटली द होल प्रोसेस विल अंडरगो सम रिएक्शंस, क्योंकि वो बैक्टीरिया है वो अपने एक्टिविटीज करेगा, प्रोडक्ट की कैटालिसिस करके कुछ एंड प्रोडक्ट्स मीडियम में छोड़ देगा, कुछ कंज्यूम कर लेगा, तो पीएच, फिर उस रिएक्शन में कहीं ना कहीं हीट भी डेवलप होगा, तो उस हीट को एक समय वो हीट जो है टेम्परेचर जो देगा, उस टेम्परेचर के वजह से खुद हेट्रोलोगस होस्ट रिटार्ड करना जाए, है ना, टेम्परेचर एक फैक्टर है ग्रोथ का, तो उस टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करेंगे, क्योंकि 1 लीटर में इतना गर्म हो गया तो फिर इतने बड़े पैमाने पे क्या होगा। और प्रेशर डेफिनेटली गैसेस वगैरह बनेंगे तो, है ना, प्रेशर से फोम वगैरह भी जमा हो जाता है। घर में आपने देखी होगी अगर अक्सर दाल जो बनता है उबालते हैं तो उसके ऊपर एक ऐसा फोम सा निकलता जाता है शुरू शुरू में, उसको जो अलग से जो है हटाया जाता है, यस और नो, जस्ट टू मेंटेन द टेस्ट, क्योंकि वो सारा गंदगी है, वो सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं जो कि पल्सेस के साथ लगे रहे होंगे, क्योंकि थ्रू आउट वो फील्ड से आते 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 सबको आ रहा है समझ में। तो देयर वेरियस थिंग्स, कुछ चीजें होती है ना, कुछ क्या होता है लाइफ में हमारी, कोई भी काम के दौरान हमको क्या होता है, या तो हम पहले से जानते हैं कि क्या क्या हो सकता है प्रॉब्लम, और कुछ प्रॉब्लम्स हम कभी जान ही नहीं सकते, वो तो जब करते हुए सामने आ जाएगा तभी हम प्लान कर सकते हैं हाउ टू गेट रिड ऑफ इट, यस और नो। सेम सेम अप्रोच ओवर हेयर। तो पीएच, टेम्परेचर, प्रेशर, एरेशन, ये सारे वो पैरामीटर्स है। नाउ द क्वेश्चन इज, यहां तक सबने लिख लिया है? पैराग्राफ चेंज करके मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिखिए। डज द above mentioned parameters, does the above mentioned parameters are availed for large production of the recombinant product from the heterologous host? Thus, the above mentioned parameters are availed for large production of the large production of the large production of the recombinant product from the heterologous host, from the heterologous host by an ambience environment, by an ambience environment, है ना, provided by a device constructed through mechanical engineering. Thus, the above parameters are availed for large scale production of the recombinant product by the from the heterologous host, है ना, in an ambience environment provided by a constructed device using mechanical engineering. हेडिंग दीजिए बायोरिएक्टर्स, हेडिंग दीजिए बायोरिएक्टर्स। हेडिंग दीजिए बायोरिएक्टर्स। लिखिए इसमें, इट इज अ लार्ज साइज, it is a large size, it is a large size vessel like device fully automated with computational configuration. I repeat, it's a large size vessel like device, है ना, fully automated with computational configuration and equipped with following components.
and equipped with following components. It's a large size vessel like device, fully automated with computational configuration, and moreover equipped with following components: pH control and a temperature control, sensors, pressure gauge, sparger, stirrer, airline system, inlet and outlet, sample port, sample port, pH control, temperature control, sensors, and a pressure gauge, sparger, stirrer, एयरलाइन सिस्टम, इनलेट आउटलेट लाइंस होते हैं, पाइपलाइंस, और सैंपल पोर्ट.
ये मैंने लिखा नहीं था, कूलिंग जैकेट, चारों तरफ एक कूलिंग जैकेट होगा जिसमें कोल्ड वाटर सर्कुलेट करेगा, जिसका सप्लाई अलग से किया जाता है समय समय पे। जब टेम्परेचर यहाँ पर बीप करेगा सेंसर, तभी पानी यहाँ पर चारों तरफ से जो हीट निकलता है, ये स्टील बॉडी है ना, तो उसको एब्जॉर्व कर लेता है, जिससे अंदर टेम्परेचर ठीक ठाक रहे एक समय के बाद। तो आई एम कमिंग टू दी एनसीईआरटी कंक्लूजन, और मैं रीडिंग भी करूंगा कि लिखा कैसे और मैं उसको कैसे समझा रहा हूँ। बट दिस इज ऑल ओवर। दो अलग अलग तरह के नहीं, एक सिंपल स्टिरर है और एक स्पार्ज स्टिरर बताया गया है, ठीक है। दो तरह के बायोरिएक्टर्स वहां बनाए गए हैं, लेकिन क्या है, किसी भी रिएक्टर को या बायोरिएक्टर को स्पार्जर भी बनाया जा सकता है, सिंपल। तो अभी बता रहा हूं कैसे। ये रहा इनलेट, यानी जहां से फीडिंग होगा ग्रोथ मीडियम, समय समय पे जो भी ऐड करना है। तो ये आउटलेट है, ये रहा आउटलेट, आउटलेट लाइन, ये इनलेट लाइन है, और ये एयर लाइन है, एयरलाइन सिस्टम, स्टेराइल एयर। कैसा एयर? ये, और ये अंदर गया, और फिर ये प्लेट जैसा होता है थिक, जिसमें छोटे छोटे ये पोर्स बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? तो इसे स्पार्जर प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बगल से जो डायग्राम बना हुआ है उसमें आप देखेंगे कि ऐसे करके स्टिरर बना हुआ है, और ऐसा करके, और फिर ऐसे बबल्स दिखाए गए। जो बगल वाला डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में, उसमें क्या हुआ कि जो स्टिरर बीच में है, ये ग्रीन कलर का ये मोटर है, ये घूमेगा तभी तो अंदर जो स्टिरर घूमेगा। और स्टिरर में थोड़े थोड़े दूर पे फोम ब्रेकर लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? ऐसे फोम ब्रेकर्स लगे हुए हैं। और ये रहा स्टिरर, जिसके घूमने से क्या यूनिफॉर्म समय समय पे क्या होगा, कुल मिला के वो वहां पर लिक्विड है, चीजें प्रेसिपिटेट करते हैं, तो एक तरफ ना जम जाए, है ना, यूनिफॉर्मिटी बने रहे डिस्ट्रीब्यूशन का, मीडियम का चारों तरफ, इसके लिए स्टिरर होता है, ठीक है। और जो भी गैस वैस बन के वहां पर बबल्स की तरह, है ना, सब जमा हो जाता है ऊपर फोम, उसको एंटी फोम एजेंट ऐड कर देते हैं कभी कभी, नहीं तो क्या बोलते हैं, स्टिरर में ही फोम ब्रेकर लगा रहता है। तो एयर जो एंटर करेगा, वो एयर एरेशन के थ्रू बबल्स की तरह ऐसे करके हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा, इनसे बबल्स की तरह निकलते हैं। तो जरूरी नहीं कि एनसीईआरटी में जो बगल वाला डायग्राम बना है उसी में ही हो, इसमें भी है। नीचे देखिएगा आप, एक प्लेट बना हुआ है ना, और स्टेराइल एयर नीचे लेबलिंग किया हुआ है, लेकिन स्टेराइल एयर यहां से एंटर करके यहां बबल्स की तरह निकलते हैं। अब देखिए, बायोरिएक्टर बायोरिएक्टर होता है, उसकी डिजाइनिंग अलग अलग तरह की होती है, ठीक है, लेकिन उसको कब बैच कल्चर के लिए इस्तेमाल करना और कब कंटिन्यूस। कंटिन्यूस कल्चर में एरेशन दिया जाता है, और बैच कल्चर में एरेशन नहीं दिया जाता है। बस इसको बंद कर देना है। आ रहा है समझ में? ये पूरी तरह बंद, ऑफ, मशीन ऑफ, एयर नहीं आएगा, यहाँ पर नोजल लगा देते हैं तो एयर आना। अब बैच कल्चर और कंटिन्यूस कल्चर का डिफरेंस, पहले सबको बायोरिएक्टर समझ में आ गया। डेफिनेशन क्या लिखवा है? इट्स अ लार्ज साइज बेजल लाइक स्ट्रक्चर बीइंग डिजाइन्ड विद कंप्यूटर, है ना, कंप्लीटली ऑटोमेटेड। मतलब एक बार इंसान इसकी सारी सेटिंग कर देगा तो सब अपने आप वो चलता रहेगा, सेंसर्स अपने आप ब्लिंक करेंगे, सब कुछ कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन सॉफ्टवेयर के साथ, ठीक है। इक्विप्ड विद फॉलोइंग कंपोनेंट्स जो उसके अंदर रहते हैं। तो इट्स गिफ्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग टू द बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि इसे कोई बायोलॉजिस्ट तो बनाएगा नहीं, बायोलॉजिस्ट तो बस बता देगा मुझे ऐसे ऐसे कंडीशंस चाहिए 1 लीटर कल्चर में, तो उसकी अलग रिसर्च चल रहा है, अलग से इस मशीन को डिजाइन करने की पूरी इंजीनियरिंग साइंस वर्क कर रहा है। उसको भी मतलब नहीं है कि कौन सा बैक्टीरिया इसमें तुम ग्रो करने वाले हो, बट द टीम वर्क लेड टू द एम ऑफ द प्रोजेक्ट।
बस दो बातें याद रखनी है बैच कल्चर और कंटिन्यूस कल्चर के लिए। कि बैच कल्चर में ऑल द मीडियम एंड फैक्टर्स आर सेट वंस फॉर अ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, ठीक है। और सो कॉल्ड जो बैक्टीरिया होगा वो एनारोबिक होगा। क्या होगा? एनारोबिक माइक्रोब। जो भी जीएमओ तैयार हुआ होगा ड्यूरिंग सैंपलिंग एक एनारोबिक बैक्टीरिया को, क्योंकि आखिरी तक उसका नेचर ही तो काम आएगा कि उससे कैसे हमें लेना है प्रोडक्ट को, है ना। वंस अ वाइल बीच बीच में डिस्टर्ब होगा तो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फर्क आएगा, इसलिए उसको बैच कल्चर से प्रोड्यूस करेंगे। ये ठीक वैसे ही है जैसे लास्ट क्लास में जाते जाते आपको हिंट कर गया था कि हमारे डे टू डे लाइफ में कुछ प्रोडक्ट्स को हम एक बार में बनाते हैं, कुछ को धीरे धीरे राउंड एंड राउंड बनता है वो, क्योंकि उसको बनने के लिए जो पैरामीटर्स चाहिए टेम्परेचर वो धीरे धीरे वो गेन करके तब उसके अंदर वो चीज आएगा। यस और नो? तो एक इट साउंड्स ऑकवर्ड बट इट्स ट्रू कि घर में अगर हम रेसिपी में कोई भी पुलाव बिरयानी बनाते हैं, इट्स वन टाइम एक्शन की सारे मसाले और वो सब प्रोसेसिंग करके एक बार में उसको क्या है बंद कर देते हैं। आ रहा है समझ में? और पता है कि इतने टेम्परेचर पे इतने देर एक्सपोजर देंगे तो वो पकेगा। पानी कितना ऐड करके रखना है, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो ऐसा किसी पुलाव बनते हुए, तो चावल बैठा के क्या है जो है पानी इतना ही ऐड किया जाता है इस फिंगर के मिड इस वाले पोर्शन तक। आया समझ में? यस और नो? उससे थोड़ा ज्यादा हो गया तो गीला चावल निकलेगा, बन तो जाएगा पक जाएगा लेकिन उसका फिर वो टेक्सचर खाने में समझा नहीं आएगा। या थोड़ा कम हो गया तो एकदम ड्राई चावल पकेगा भी नहीं, कुछ तो दाने ऐसे ही कच्चे रह जाएंगे, ये प्रॉपर हाइड्रेशन मिला नहीं। सबको आया समझ में? तो दीज आर पैरामीटर्स ना, तो थोड़े इसलिए डे वन से मैंने किचन टेक्नोलॉजी गलत शब्द इस्तेमाल नहीं किया। वो इट्स अ कंपैरिजन। किचन शब्द मतलब एक डे टू डे वर्क भी हम जो कर रहे हैं। आप एक स्टूडेंट हो, आपकी स्टूडेंट आपका स्टडी रूम बताएगा कि कितना साइंटिफिकली तुम्हारा स्टडी रूम ही बताएगा कि तुम एक्चुअली कितने प्लान्ड हो अपने लाइफ में। और कुछ का स्टडी तुम देख लो उससे ही समझ में आ जाएगा कि डेफिनेटली सिलेक्शन तुम्हारा तय है। कुछ लोगों का स्टडी रूम देख के समझ में आ जाता है, मतलब कुछ नहीं होना उनका, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। मतलब भाई देखो वो सुनने में बुरा लगता है लेकिन मैंने कहा ना कुछ चीजें है वो रिफ्लेक्ट होता है एक समय के साथ। ठीक है, स्टडी रूम में कोई दिक्कत नहीं है, बिखरा है सब कुछ ठीक है, लेकिन फिजिक्स की बुक, ये बुक बीच में से एक नॉवेल, मतलब रात को नॉवेल पढ़ रहा था, सत्य कथाएं पढ़ रहा था, भगवान जाने। तो वही मैं कह रहा हूँ, तो वो स्टडी रूम ही देख के बता देंगे कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। एनीवेज, तो इंडस्ट्री में जब ये बात आती है इट कम्स, है ना, मनी ओरिएंटेड। इतनी प्लानिंग, इतना प्रिसीशन की बात और हर चीज को इतनी बारीकी से जज करके धीरे धीरे आगे बढ़ने का एक ही कारण है, क्योंकि किसी भी स्टेज में आप खुद सोचे ना, नुकसान हो गया, कुछ गलत वो आ गया तो उसको आगे कैरी नहीं करेंगे प्रोफेशनल होंगे तो वही, क्योंकि आगे चल के फिर अगर नाम खराब हो गया, होता है ना कि भाई प्रोडक्ट चलो तुमने कभी कभी होता है ना सरपास कर दिया, अरे इतना तो चलता है, लंगड़ में खाना बन रहा, चिपकली गिर गई, दिखा, अरे उठा फेंक। देखो एनीथिंग कैन हैपन ना, मतलब आ रहा है सबको समझ में? तो ये सब डिसमेंटल होता है। ऐसा नहीं है कि इसकी सफाई ऑटोमेटेड, सफाई तो मैनुअली होती है। बड़े बड़े ऐसे रहते हैं, इतना समझ लीजिए ऐसा इतना बड़ा एरिया होगा तो वो डिसमेंटल करते हैं, ऊपर से स्क्रू खोल के पूरा सब इक्विपमेंट्स निकाल देते हैं, फिर मैनुअली दो लोग उतरते हैं नीचे, फ्लशिंग पाइप लेके पूरा साफ करते हैं। तो वो लोग खुद कितने स्टेरलाइज्ड नहा के, उनको 150 लीटर स्टीम बाथ उनको दिया जाता है जो तुम्हें उतरने से पहले। अरे आ रहा है सबको समझ में? ड्यूरिंग माई PhD वेयर आई वॉज, बिफोर आई यूज टू एंटर इन टू दैट वायरोलॉजी लैब, अंदर जाने से पहले भी स्टीम बाथ लेना पड़ता था और बाहर निकलने से बाद भी स्टीम बाथ लेके वहां से बाहर आ सकते थे। अरे आ रहा है समझ में? तो जब ऐसे काम होते हैं इट्स नॉट सो इजी, रिस्की है वो सब चीजें। यू नेवर नो कि कब क्या आ जाए। भैया पता चला आज हाथ में कट लग गया और वायरल कल्चर पे काम कर रहे हैं तो नहीं करने देते। भले ही वो बोले तुम ये लगा क्या वो लगा क्या, नहीं, आफ्टर अ वीक जब वो सील अपने आप नेचुरल हो जाएगा फिर ही आप काम कर सकते हैं, क्योंकि हु इज गोइंग टू टेक अ रिस्क? दीज आर दी प्रिकॉशंस, दीज आर दी प्रिकॉशंस ऑफ अ लेबोरेटरी वर्क। तो सेम यहाँ पर भी, ठीक है। तो बायोवॉर का क्या कंसेप्ट है? बायोवॉर का यही कंसेप्ट है,
मान के चलो किसी के टेररिस्ट के दिमाग में आया वायरस, HIV का वायरस कल्चर लेके ब्लड लेके पहुंच गया वो किसी प्रोडक्शन प्लांट में, कुछ आ रहा है समझ में, और डाल दिया जाके, तो उसने बड़े उसमें डाइल्यूट हो जाएगा वो, लेकिन वायरस तो चला है ना, और पता चला फिर मतलब भविष्य क्या है किसी के, देखो किसी का भी इल माइंड आ जाए, अब तुम बाहर जाके मत बोलना आज नंदी सर ये सब सिखा रहे थे। मैं एक बात बता रहा हूँ, व्हाट इज द फ्यूचर prospect and the fearing part of that science and industry, why we were in क्या बोलते हैं discussing about this patent war ethics and piracy, तो कब किसके दिमाग में, बोलते हैं ना गुड माइंड बैड माइंड गोज ऑलवेज टुगेदर। एनीवेज मैं अपने कंसेप्ट पे आ रहा हूँ, एनारोबिक माइक्रोब को बस ये एरेशन ना दें और सब कुछ फीड करके दे दिया जाए एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, तो वो गिवन एनारोबिक बैक्टीरिया जे शेप्ड ग्रोथ से, किस ग्रोथ से, उस बैक्टीरिया का वही नेचर है, वो जे शेप्ड ग्रोथ करते हुए अपना मैक्सिमम, मतलब इसमें ये फायदा मिलता है इस कल्चर में कि जैसे ही क्या बोलते हैं हम प्रोसेसिंग करके वहीं से प्रोसेस चालू हो जाता है, बिना समय गवाए पैरामीटर्स तुरंत उसको अवेलेबल हो जाता है और वो अपनी एक्टिविटी शुरू कर देता है और बहुत तेजी से प्रोडक्शन करता है। जबकि एक ऐसा माइक्रोब जो कि एरोबिक है, जिसके कंटेंट को मॉनिटर समय समय पे इनलेट एंड आउटलेट एरेशन देंगे प्रॉपर, तो शुरू करने के आधे एक घंटे बाद से तो प्रोसेस अंदर वो ग्रो करेगा, मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करेगा। तो एनसीईआरटी में इसके बारे में बताया गया है ना, यहाँ प्रोडक्शन मिलेगा ना ये, तो मेरा कहने का मतलब यही तो ग्राफ बना के पूछ लेंगे कि सपोज इन है ना, इन अ स्पार्ज स्टिरर कल्चर या बायोरिएक्टर कंटिन्यूअस कल्चर हैज बीन डन टू ऑब्टेन अ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, बताइए एक्स वाई जेड वो किस पॉइंट पे मिलेगा, आंसर होगा वाई। टू ऑब्टेन मतलब इस ग्राफ के किस लॉग फेस पे, किस पे, यानी एक्सपोनेंशियल। So what is continuous culture? To maintain the growth conditions in the medium, in the tank या in the reactor, so that the bacteria should remain in log phase. ना उससे नीचे जाए ना उससे, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, सबको आ रही मेरी बात समझ में, अब ऐसा होने के चांसेस क्यों होंगे, दो कारण है, या तो कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है, एरेशन प्रॉपर नहीं है, सिलेंडर में एयर खत्म हो गया है, प्रेशर वहां कम हो गया है तो यहाँ कम आ रहा है, जबकि अभी प्रोडक्शन बिल्कुल चरम सीमा पे, अभी मीडियम बचा हुआ है और पता चला इसी में ही बैक्टीरिया को एरेशन नहीं मिल पा रहा तो रिटार्ड होना शुरू हो चुके हैं। अरे आ रहा है समझ में, सैंपल पोर्ट से देखा कि अरे प्रोडक्शन का 50% भी नहीं पहुंच पाया, प्रोडक्शन ये है ना, टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन बैक्टीरिया कुडंट रीच द लेवल, 50% प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन 100% ना हो लेकिन 90% होने के चांसेस तो है ना, प्रोवाइडेड वी आर अवेलिंग ऑल द ग्रोथ मीडियम मेंटेनिंग इन द लॉग फेज। To get the better result of the recombinant product for large scale production from the heterologous host, the bacteria should be maintained in the culture inside the bioreactor in what phase of its growth? Log phase. In a continuous culture, in a, लेकिन सब कुछ चेक कर लिया, बोले सब कुछ ठीक है, मीडियम का कॉम्पोजिशन ठीक है, एरेशन चेक कर लिया, पीएच कोई सेंसर बीप नहीं कर रहा, फिर भी प्रोडक्शन कम क्यों, तो सैंपल पोर्ट निकाल के देखा, टेस्ट लगाया, फिर से भेजा आरएनडी में, कॉम्पिटिटर्स मौजूद है साथ में, क्या मौजूद है, यानी स्क्रीनिंग ढंग से नहीं हुआ था, क्या ढंग से नहीं हुआ था, कुछ आया समझ में, याद आ रहा है कुछ पढ़ा था, वही मैं कह रहा हूँ कि कब का पढ़ा हुआ कंसेप्ट सबको आया समझ में। तो अब तुम्हारे पीएमटी में नीट में ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, एनसीईआरटी बेस्ड ही तो आएगा कि ऐसा ग्राफ बना होगा और कह रहे हैं कि ऐसा करके प्रोडक्शन कर रहे हैं लेकिन इट डजंट रीच, तो क्या कारण है प्रोडक्शन नीचे रहा, लॉक फेस मेंटेन नहीं हो पा रहा, नीचे बहुत लोअर है, समय ले रहा है और लोअर प्रोडक्शन आ रहा है। द रीजन इज कि मीडियम को कौन साथ में कंज्यूम कर रहा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट्स, कौन, चलो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स तो गए, उड़ गए होंगे, लेकिन कौन रह गए थे, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट्स,
और वो भी मदर कल्चर में आ गए और वो चेक नहीं हुआ, क्रॉस चेक नहीं हुआ, पास हो गया, इतना कुछ करके मीडियम में आगे बढ़ गए, तो लॉस हो गया ना। यानी पूरा का पूरा मदर कल्चर फेंको, फिर से काम चालू करो, ऐसे ही तो होता है। आया सबको समझ में? तो दैट्स कॉल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन विथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। एंड एट लास्ट मीडियम में जो अब हमारा प्रोडक्ट मौजूद है उसको, व्हाट इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, 4 बातें याद रखना है बस, उसकी डेफिनेशन खत्म। क्योंकि इट वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, भाई कैसी इंडस्ट्री, उसका प्रोडक्ट कैसा है, कैसे उसको कस्टमर तक पहुंचाना है, वो तो डिपेंड करता है ना प्रोडक्ट पे। बट ऑल द इंडस्ट्री फॉलो 4 थिंग्स इन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग: सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, पैकेजिंग, मार्केटिंग। सेपरेशन पढ़ के देखो, आखिरी वही वही बस ये है, 2 एग्जांपल लिए गए कि फार्मास्यूटिकल्स में होगा तो क्वालिटी कंट्रोल चेक होगा, या कोई एडिबल प्रोडक्ट होगा तो उसमें भी क्वालिटी क्यूसी क्यूसी डिपार्टमेंट कहते हैं। कोई भी कंज्यूमेबल आइटम या तो एडिबल फॉर्म में या नॉन एडिबल फॉर्म में, बट कंज्यूम होता है शरीर में इन व्हाट, एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म। व्हाट फॉर्म? इंजेक्टेबल्स, ओरल। तो शरीर तो कंज्यूम ही कर रहा है ना अल्टीमेटली, बट एडिबल या नॉन एडिबल फॉर्म में, अल्टीमेटली इट अंडरगो क्यूसी रूम। कौन सा रूम? क्वालिटी एंड कंट्रोल रूम, जहां पर वो कितने अच्छे से सेपरेट हुआ है, उसकी कंपोजिशन ठीक है कि नहीं, सब कुछ तय होने के बाद फिर उसकी पैकेजिंग, इवन मार्केटिंग तक। इवन क्योंकि मार्केटिंग बोले सर उसका क्या मुद्दा है, उसका साइंस से क्या लेना देना? बिल्कुल है, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी चाह रही है कि दूसरे कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल करा रहे थे, हमारा प्रोडक्ट अच्छा है तो कहाँ हम सेल में पीछे जा रहे हैं, थोड़ा सा महंगा है, लोगों को कह रहे हैं यार महंगा पड़ रहा है ये, तो वापस ये फीडबैक जाएगा मार्केटिंग से, तो वो फिर से वर्कआउट करेंगे आर&डी में कि कहाँ कॉस्ट कटिंग करते हुए क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। तो हमें जब कम खर्चा पड़ेगा बनाने में तो हम भी 15 रुपए कम कर देंगे, आ जाएंगे किसके बराबर, हमारे कॉम्पिटिटर से भी 3 रुपए नीचे में। अरे आया समझ में? मतलब बहुत सारा वर्कआउट होता है, ये तो मैं अपनी बात को इस तरह से रख रहा हूँ आपके सामने। किसी को कोई डाउट? लेकिन पूरे इस एक्सप्लेनेशन में आज ये लास्ट एंड पे ये क्वेश्चन मेकिंग पॉइंट समझ में आ गया कि 2 अलग-अलग डिजाइनिंग रिएक्टर्स अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन एक को ही हम क्या बना सकते हैं, सिंपल। सिंपल में बस क्या करेंगे, स्पार्जर हटा देंगे तो सिंपल स्टिरर बन गया। स्पार्जर प्लेट लग के एरेशन दे देंगे तो स्पार्ज स्टिरर बन जाएगा। और दोनों का इस्तेमाल 2 अलग-अलग तरह के कल्चर को ध्यान में रखते हुए, बैक्टीरिया का ग्रोथ नेचर, बैक्टीरिया का, all bacteria mostly grow by edge J shaped, लेकिन there are some autotrophs, auxotrophs, सबको मेरी बात आ रही है समझ में, which needs certain conditions to be maintained, तब जाके उनसे हम, और जबकि ये हेट्रोलोगस बन चुका है तो डेफिनेटली अब उससे हमें एफिशिएंसी इसी फेस में मिलेगा, तो तब ये चीज ध्यान रखा जाता है। तो एनसीईआरटी में एक बुक दीजिएगा जरा, 2-4 जगह के पॉइंट्स हैं, मैं जरा आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट कर दें। एनसीईआरटी 12th, हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। सबसे पहले पेज नंबर 203, उसमें पैराग्राफ इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। ये जो पैराग्राफ लिखा है इसमें एक्चुअली जो बात लिखा हुआ है वो मैं आपको एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट के हेडिंग में समझा चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा सेंटेंस को गौर करें। इफ वी स्प्रेड द ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, ट्रांसफॉर्मेंट जो अभी नॉन रिकॉम्बिनेंट है कि रिकॉम्बिनेंट हमें नहीं पता, हमें तो बस पता है कि वो ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका है, ऑन अगार प्लेट्स कंटेनिंग एम्पिसिलिन, only transformants will grow and untransformed recipients will die. Since due to ampicillin resistant gene, one is able to select a transformed cell in presence of ampicillin. यानी सिलेक्टेबल मार्कर की डेफिनेशन दी है, और दोनों जीन्स में से दोनों ही सिलेक्टेबल मार्कर जीन है, लेकिन मैंने ये बात क्लियर कर दिया, एनसीईआरटी में एक तरफा लिखा है सिर्फ कि जिसने ट्रांसफॉर्म में हेल्प कर दिया बस वही, लेकिन खुद ट्रांसफॉर्मेंट भी तो 2 तरह के होते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट, और हमें वो भी पता लगाना है। और वो कौन सा जीन पता लगाएगा, वो जीन जिसमें एक्चुअली एफडीएनए इंसर्ट हुआ था। कौन सा जीन? वो था टेट्रासाइक्लिन। कौन सा? फिर इसी पेज में आखिरी पैराग्राफ दे, सेल्स कैन आल्सो बी मल्टीप्लाइड इन अ कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम वेयर यूज्ड मीडियम इज ड्रेन आउट फ्रॉम वन साइड
while fresh medium is added from the other side to maintain the cells in their physiologically most active log exponential phase. वही बात मैंने आपको यहां समझाया. तो उसका अप्लाइड क्वेश्चन क्या होगा, यही कि अगर नहीं हो रहा है तो व्हाट डज इट सजेस्ट कि मीडियम इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय कॉम्पिटिटर्स आल्सो. ये बात को एक शब्द में ऐसा ऑप्शन में आ सकता है, कंटामिनेटेड मीडिया. कैसा मीडिया? क्वेश्चन बनते समय ऑप्शन में क्या लिखा रहेगा? द मीडियम. तो उस ऑप्शन को टिक करोगे आप. सबको आया समझ में? फाइनली मैं तो कह रहा हूं यही स्कैन करके फिर क्वेश्चन पूछ ले. और बबल्स से एयर पास करने के पीछे क्या लॉजिक है? टू मेंटेन द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर टू ईच एंड एवरी पार्ट. क्योंकि ये एक टर्बिड घना, मतलब आप समझे ना, कीचड़ जैसा मीडियम हो जाता है ना, टर्बिडिटी आ जाती है. तो उसके बीच एयर को कैसे मूव करा सकते हैं? बाय इन फॉर्म ऑफ बबल. सरफेस एरिया बढ़ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर वो एरोबिक है तो. नहीं तो फालतू में वो एनोरोबिक जैसे बिहेव करेगा और फिर वो रिटार्ड हो जाएगा ग्रोथ. इसलिए हम एरोबिक कल्चर के समय स्पार्ज स्टीरर, स्पार्जर का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हो गए. और पीसीआर तो मैंने ज्यादा ही बता दिया है. यहाँ तो क्या लिखा है आपने देखा ही, अगर पढ़ के देखो उससे ज्यादा सिस्टमेटिक मैंने लिखवा दिया है. तो फ्रॉम माय साइड आई डोंट थिंक आई हैव लेफ्ट एनी पॉइंट. लेकिन अगर फिर भी कोई पॉइंट, कोई स्टेटमेंट आपको ना समझ में आया हो तो यू कैन आस्क. सो व्हाट्स द टाइम नाउ? 10 past 10:20. तो टेक अ 20 मिनट्स ब्रेक. 11:45 से 45 मिनट मैं और पढ़ाऊंगा आप लोगों को. और वी विल कंटिन्यू विथ द सेकंड चैप्टर, दैट इज एप्लीकेशन. तो आज काफी हद तक बीटी कॉटन और कुछ कंसेप्ट उतना तो कवर हो जाएगा. मंडे ये चैप्टर, मंडे आप लोग, हालांकि बुक एनसीईआरटी में पढ़ने लायक तो और कुछ है नहीं, लेकिन स्टिल आप लाइन टू लाइन पढ़ के आए, क्योंकि मैं पूरा एक डायग्रामेटिक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा आपको कि एक्चुअल कैसे टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता है. कौन? मेलाकॉग्नि, इनकॉग्निशिया, निमाटोड, पेस्ट. ठीक है. और साइंटिस्ट ने के क्या उद्देश्य थे कि किससे किसको, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है. एक होता है सीधा एनसीईआरटी बेस्ड, देखो वो तो 2 मिनट का लाइन है कि इसमें पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया गया है मेलाकॉग्नि इनकॉग्निशिया को खत्म करने के लिए. किसको? टोबैको प्लांट को, है ना. रट लो. डीएस आरएनए बनाने के लिए ट्रांसपोजॉन्स को एफडीएनए की तरह और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन के टीआई प्लाज्मिड को वेक्टर की तरह इस्तेमाल किया. बस बात खत्म. इसके अलावा अगर आप कोई बुक उठा के क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है और क्या गलत, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको वो पूरा कहानी, डाइसर प्रोटीन क्या होते हैं, हाउ द होल मैकेनिज्म वर्क लाइक अ चॉपर. जैसे गर्मी खत्म होती है, बारिश का सीजन चालू ही होने वाला होता है. आपने मार्केट में देखा होगा कि कैरिया जो होती हैं अचार डालने के लिए आम काटते हैं कि नहीं काटते. यू माइट हैव सीन दी चॉपर्स. अरे वो इंडिजीनियस देसी चॉपर देखे ना, ठीक वैसा ही एक अंदर गैजेट बल के अंदर एक प्रोटीन नीचे अपने आप को सेट कर लेता है टू गिव दी सपोर्ट, और दूसरा कटर की तरह बीच में एमआरएनए को फंसा के उसको टुकड़े बना देता है. अरे आया समझ में? तो कुछ इस तरह का ही डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के साथ मैं आपको पूरा बताऊंगा.